हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पर अपन ने लिगेंडों के वर्गीकरण के बारे में बात कर ली। ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना, उपसर्ग संयोजक यौगिकों में वो बता दिया आपको। उसके बाद अपन ने होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक जो संकुल होते हैं उसके बारे में अपन ने बात कर ली, और समन्वय संख्या, समन्वय गोलक, ये सारी बातें अपन करके आ चुके हैं। लिगेंडों का अपन ने वर्गीकरण दंतुकता के आधार पर कर लिया, एक दंतुक, द्विदंतुक, बहुदंतुक। उसके बाद लिगेंडों का वर्गीकरण अपन ने उनके इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति के आधार पर कर दिया। एक तो सामान्य या क्लासिकल लिगेंड और एक नॉन क्लासिकल लिगेंड, या नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को अपन पाईग्राही या पाई अम्ल लिगेंड भी कहते हैं। तो ये सारी बातें अपन पढ़ के आ चुके हैं। आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अपन स्टेप वाइज स्टेप जो है चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे कीलेट यौगिक, और कीलेट यौगिकों से स्थायित्व किस प्रकार रिलेटेड है उपसर्ग संयोजक यौगिकों में, उसको अपन देखेंगे। और कीलेट यौगिक होते क्या हैं, किस प्रकार वो उपसर्ग संयोजक यौगिकों को स्थायित्व प्रदान करते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद कीलेट यौगिकों के बाद अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में कार्ब धात्विक यौगिकों की, जिनको अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो आज वाला जो टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारे पास कीलेट यौगिक। कीलेट यौगिक इंग्लिश में इसको अपन कीलेट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। कई जने इनको चीलेट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो चाहे कीलेट बोलो चाहे चीलेट बोलो, इंग्लिश में एक ही बात है। हिंदी में कीलेट यौगिक। ये यौगिक होते क्या है, जब द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक लिगेंड, या तो द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हों एक साथ, तो एक वलयनुमा संरचना प्राप्त होती है। उसको बोलते हैं अपन कीलेट वलय। और जिन यौगिकों में कीलेट वलय पाई जाती है उनको अपन कीलेट यौगिक बोलते हैं। और जो लिगेंड कीलेट यौगिक बनाते हैं उनको अपन कीलेटी कारक बोलते हैं, उनको अपन कीलेटी कारक बोलते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे कॉपर +2 आयन है, ये कॉपर +2 आयन है, ये एथिलीन डाइअमीन के साथ एथिलीन डाइअमीन को अपन ईन बोल रहे हैं, EN शॉर्ट फॉर्म में। तो कॉपर +2 आयन एथिलीन डाइअमीन के अपन ने कितने मोल लिए, 2 मोल लिए। तो कॉपर +2 आयन एथिलीन डाइअमीन या ईन के साथ मिलकर एक कीलेट यौगिक बनाता है। एथिलीन डाइअमीन में बार बार बताने की जरूरत नहीं है, दाता परमाणु नाइट्रोजन है हमारे पास। ये हमारे पास एक कीलेट यौगिक बन गया। ये हमारे पास एक कीलेट यौगिक बन गया। एथिलीन डाइअमीन की अगर अपन बात करें तो बताने की जरूरत नहीं है। एथिलीन डाइअमीन में हमारे पास देने वाले
दो दाता नाइट्रोजन परमाणु जो अपने एकाकी युग्म को कॉपर +2 के रिक्त कक्षकों में प्रदान करेंगे। अब अगर अपन देखें तो हमारे पास दो कीलेट वलय बन गई। सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु से काउंट करें तो 1 2 नाइट्रोजन एटम, तो 1 2 3 4 5, एक 5 सदस्यीय कीलेट वलय तो ये बन गई और एक 5 सदस्यीय कीलेट वलय ये बन गई। कॉपर से गिनना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 और 5, ये भी हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। तो दो हमारे पास 5 मेंबर्ड कीलेट रिंग का निर्माण हो गया। यहां पर अगर अपन बात करें तो कभी भी एक दंतुक लिगेंड कीलेट यौगिक नहीं बनाते, क्योंकि वे वलयनुमा संरचना को बनाने में असमर्थ रहते हैं। तो हमारे पास हमेशा याद रखो कीलेट यौगिक कौन बनाएगा, या तो द्विदंतुक लिगेंड या बहुदंतुक लिगेंड। तो अपन बोलते हैं जब द्विदंतुक, ध्यान से सुनिएगा बात को, जब द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय परमाणु के साथ एक साथ जुड़े हों। यहां पर अगर आप देखिएगा तो हमारे पास एथिलीन डाइअमीन है और एथिलीन डाइअमीन में कितने मोल हैं, इसके 2 मोल हैं। तो दोनों एथिलीन डाइअमीन एक साथ जुड़ी हुई हैं। एक एथिलीन डाइअमीन ये NH2 CH2 CH2 NH2 और एक एथिलीन डाइअमीन ये NH2 CH2 CH2 NH2। तो जब द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक लिगेंड एक साथ, इंग्लिश में बोलते हैं साइमल्टेनियसली, जब द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक लिगेंड एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हों तो एक वलयनुमा संरचना प्राप्त होती है। इस वलयनुमा संरचना को अपन कीलेट वलय कहते हैं। ये जो वलयनुमा संरचना है इसको अपन क्या बोलते हैं, कीलेट वलय। इस वलयनुमा संरचना को अपन बोलते हैं कीलेट वलय। इंग्लिश में बोलते हैं कीलेट रिंग या चीलेट रिंग, जैसे भी प्रोनाउंस करें अपन। तो हमारे पास जब द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक लिगेंड एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हों तो एक वलयनुमा संरचना प्राप्त होती है, इसको अपन कीलेट वलय कहते हैं। तथा जिन यौगिकों में कीलेट वलय उपस्थित होती है उनको कीलेट यौगिक कहते हैं, तथा जो लिगेंड कीलेट यौगिक बनाते हों उनको अपन कीलेटी कारक बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो एथिलीन डाइअमीन ईन है ये कीलेटी कारक के रूप में काम कर रहा है। या कीलेटी कारक के रूप में काम कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, या तो 5 सदस्यीय रिंग स्टेबल होती है, स्थायी होती है, या 6 सदस्यीय वलय स्थायी होती है। लेकिन अगर 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 सदस्यीय वलय है, या 4 मेंबर्ड रिंग है, तो जनरली 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग वो अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें एंगल स्ट्रेन आ जाता है। और अगर एंगल स्ट्रेन आ जाएगा तो वो रिंग जल्दी से ब्रेक हो जाएगी। अभी अपन देखेंगे एक एग्जाम्पल में, जो हाइड्राजीन है NH2, आप सभी जानते हैं हाइड्राजीन एक प्रबलतम अपचायक के पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। वो कभी भी कीलेटी कारक के रूप में काम नहीं करता, क्योंकि हाइड्राजीन एक अस्थायी 3 सदस्यीय वलय बनाता है, जिसके कारण वो कभी भी कीलेटी कारक की भांति कार्य नहीं करता। तो अब अपन बात करते हैं कीलेट यौगिक अपन ने देख लिए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी द्विदंतुक तथा बहुदंतुक लिगेंड एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े तो वह एक वलयनुमा संरचना बनाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन कीलेट वलय बोलते हैं। और जिन यौगिकों में कीलेट वलय पाई जाती है उनको कीलेट यौगिक बोलते हैं। और जो लिगेंड कीलेट यौगिक बनाते हैं उनको अपन कीलेटी कारक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर +2 आयन एथिलीन डाइअमीन के साथ कीलेट यौगिक बना रहा है, तो एथिलीन डाइअमीन CH2NH2 CH2NH2 ये किसके रूप में कार्य करेगी, कीलेटी कारक के रूप में।
अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं कीलेट यौगिकों से संबंधित। तो अब अपन बात करते हैं कीलेट यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स कीलेट यौगिकों से कीलेट यौगिकों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। कीलेट यौगिकों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, कीलेट वलियों की संख्या कितनी होगी? कीलेट वलियों की संख्या नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स इज इक्वल टू दंतुकता -1, डेंटिसिटी -1। कीलेट वलियों की संख्या, नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स, कीलेट वलियों की संख्या कितनी होगी? कीलेट वलियों की संख्या इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स डेंटिसिटी -1, हिंदी में बोलते हैं दंतुकता -1। दंतुकता -1, दंतुकता -1 से मतलब जैसे अगर द्विदंतुक लिगेंड है तो द्विदंतुक लिगेंडों में देने वाले परमाणु 2, तो द्विदंतुक लिगेंडों की दंतुकता 2। तो द्विदंतुक लिगेंड कितनी कीलेट वने बनाएंगे? 1। दंतुकता उनकी 2, तो 2 - 1, तो द्विदंतुक लिगेंड है तो वो 1 कीलेट वाले बनाएंगे। अगर त्रिदंतुक लिगेंड है जैसे डाई एथिलीन ट्राइअमीन, तो त्रिदंतुक लिगेंड है, तो त्रिदंतुक लिगेंड के लिए दंतुकता 3, तो 3 - 1, इसका मतलब त्रिदंतुक लिगेंड 2 कीलेट वाले बनाएंगे। अगर हमारे पास टेट्राडेंटेड लिगेंड है तो उसकी दंतुकता 4, तो 4 - 1, इसका मतलब वो 3 कीलेट वाले बनाएगा। अगर कोई पेंटाडेंटेड लिगेंड है, पंचदंतुक, तो उसमें दाता परमाणु 5, तो 5 - 1, मतलब वो 4 कीलेट वाले बनाएगा। और जैसे ईडीटीए है, ईडीटीए षटदंतुक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो उसमें डोनर एटम्स दाता परमाणु 6 हैं, उसकी दंतुकता 6 है, तो 6 - 1, मतलब वो 5 कीलेट वलय बनाएगा। तो कुल मिलाकर पॉइंट नंबर 1, कीलेट वलियों की जो संख्या है इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स, ये होती है दंतुकता -1, दंतुकता -1। जैसे हमारे पास द्विदंतुक लिगेंड है, तो अगर हमारे पास द्विदंतुक लिगेंड है द्विदंतुक लिगेंड है, तो द्विदंतुक लिगेंड की दंतुकता कितनी है स्टूडेंट्स? द्विदंतुक लिगेंड की दंतुकता 2। दंतुकता से मतलब उसमें कितने दाता परमाणु है? तो 2। तो कीलेट वलय कितनी बनाएगा वो? 2 - 1, मतलब उसमें 1 कीलेट वलय पाई जाएगी, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। अब अगर अपन बात करें तो ये तो हमारे पास कीलेट वलियों की संख्या को निर्धारित करने का एक फॉर्मूला हो गया, दंतुकता -1। सेकंड, अपन ये बोलते हैं एक दंतुक लिगेंड कीलेट यौगिक नहीं बनाते क्योंकि वे वलयनुमा संरचना बनाने में असमर्थ रहते हैं। तो अपन बोलते हैं अगर कोई भी हमारे पास एक दंतुक लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स।
एक दंतुक लिगेंड, तो अपन बोलते हैं एक दंतुक लिगेंड कीलेट यौगिक नहीं बनाते, कीलेट यौगिक नहीं बनाते, नहीं बनाते क्योंकि वे वलयनुमा संरचना नहीं बना सकते, क्योंकि वे वलयनुमा संरचना, वे वलयनुमा संरचना नहीं बना सकते, क्योंकि वे वलयनुमा संरचना नहीं बना सकते। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं और मैं 4 ऑप्शन देता हूं आपको। पहला देता हूं ग्लाइसिनेटो GLY, बी ऑप्शन देता हूं एथिलीन डाइअमीन, सी देता हूं हाइड्रोक्सो OH नेगेटिव, और डी देता हूं आपको डी ग्लाइसिनेटो हो गया इन ऑक्सिलेटो OX। और आपसे इन चारों में पूछता हूं, बताइए इन चारों में से कौन सा लिगेंड कीलेट यौगिक नहीं बनाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो। क्यों? ग्लाइसिनेटो भी द्विदंतुक लिगेंड है, एथिलीन डाइअमीन भी द्विदंतुक लिगेंड है, और OX का मतलब ऑक्सिलेटो, लेकिन OH नेगेटिव क्या है? एक दंतुक लिगेंड। तो ये तीनों तो ग्लाइसिनेटो, एथिलीन डाइअमीन और ऑक्सिलेटो, ये तीनों तो कीलेट यौगिक बनाएंगे, लेकिन हाइड्रोक्सो ये कीलेट यौगिक नहीं बनाएगा। तो एक दंतुक लिगेंड जो होते हैं, ये ऐसा सिंपल सा एग्जांपल आपको बताया। तो एक दंतुक लिगेंड इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ये कीलेट यौगिक नहीं बनाते क्योंकि ये वलयनुमा संरचना नहीं बना सकते। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, अपन पॉइंट नंबर थर्ड में बोलते हैं हमारे पास अगर कोई कीलेट यौगिक है तो उसका स्थायित्व एक दंतुक यौगिक के संकुल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास जब कीलेट यौगिक बनता है तो सिस्टम की तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है। डेल्टा S पॉजिटिव होता है कीलेट निर्माण में। अपन बोलते हैं जब भी कोई भी कीलेट निर्माण होगा, कीलेट यौगिक का निर्माण होगा, कीलेट यौगिक का निर्माण होगा, कीलेट यौगिक का निर्माण होगा, तो जो हमारे पास डेल्टा S है, आप सभी जानते हैं एंट्रोपी, तो हमारे पास तंत्र की जो एंट्रोपी है वो कैसी हो जाएगी? धनात्मक। मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। तंत्र की एंट्रोपी या डेल्टा S पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एक संकुल है कोबाल्ट का, COH2O6 3 पॉजिटिव। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है वाटर का। वाटर तो अपन जानते हैं एक दंतुक लिगेंड है। तो यहाँ पर अभी कोबाल्ट से हमारे पास 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वाटर में बताने की जरूरत नहीं है, दाता परमाणु ऑक्सीजन है, तो हमारे पास अगर अपन देखें तो इस संकुल में अगर अपन देखें तो 6 वाटर के जो लिगेंड्स हैं वो कोबाल्ट +3 आयन से जुड़े हुए हैं। कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण अवस्था बताने की जरूरत नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स में +3 है।
अब ये तो अपनी आइडेंटिटी को, अपने अस्तित्व को जल में बनाए रखेगा, क्योंकि मैंने बताया था जो भी पार्ट इस समन्वय गोलक के अंदर है वो एक संकुल आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन या संकर आयन है, और वो अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा, वो आयनों में वियोजित नहीं होगा। तो ये हमारे पास, इसको अपन एक पार्टिकल मानेंगे, पूरे को एक पार्टिकल अपन इसको मानेंगे। अब अगर अपन ने इसकी रिएक्शन किससे करी, 3 मोल एथिलीन डाइअमीन से। एथिलीन डाइअमीन अपन सभी जानते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, CH2 NH2 CH2 NH2, यह एथिलीन डाइअमीन हो गई, 2 दाता नाइट्रोजन परमाणु। तो क्या होगा, ये एथिलीन डाइअमीन वाटर को डिस्प्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी, और हमारे पास एक नया संकुल बनेगा CO। समन्वय संख्या उतनी होगी, समन्वय संख्या उतनी होगी, 6 की 6 ही होगी। वाटर भी 6 उपसर्ग संयोजक बंध बना रहा है। वाटर भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स 6 बना रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो अपन 6 वाटर को हटा के 3 लगाएंगे, 3 ईन लगाएंगे। ईन क्या है, द्विदंतुक लिगेंड। ईन को अपन कैसे लिखेंगे, एक ईन यहां पर बता रखा है आपको सब, फिर एक ईन ऑल्टरनेट फैशन में, दूसरी ईन, और ये तीसरी ईन। समन्वय संख्या उतनी है, 6 का 6, क्योंकि द्विदंतुक लिगेंड जो है वो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 2 4 और 2 6, समन्वय संख्या वही है। और चार्ज कॉम्प्लेक्स पर +3 का +3, वही का वही, और 6 वाटर विस्थापित हो गए। आगे पढ़ेंगे किसका एग्जाम्पल होता है, इसको अपन बोलते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में LSR, हिंदी में लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर, रिएक्टेंट साइड क्रियाकारकों की तरफ तो नंबर ऑफ पार्टिकल 3 तो ये हो गए, सॉरी 1 पार्टिकल तो ये हो गया, 3 पार्टिकल ये हो गए। तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर क्रियाकारकों की तरफ 3 तो ईन है, तो 3 पार्टिकल ये, 1 पार्टिकल ये, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास 3 + 1 4 हो गए। लेकिन जब अपन प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे तो इसको तो अपन समन्वय गोलक वाले को तो 1 पार्टिकल मानेंगे, तो ये 1 पार्टिकल, और 6 पार्टिकल ये, मतलब 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ये। तो अपन इनको पार्टिकल, थर्मोडायनेमिक्स में अपन इसको पार्टिकल के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास 1 + 6, इसका मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, प्रोडक्ट साइड पे उत्पाद की तरफ कितने हो गए, 7। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स इतना अपन फिजिकल में जानते ही हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है ΔS, जो सिस्टम की एंट्रोपी है ΔS, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और सिस्टम की अगर एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तो सिस्टम की जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है या जो स्थायित्व है वो बढ़ेगा। तो अपन बोलते हैं जब भी कीलेट वलियों का निर्माण होगा, तो कीलेट वलियों का जब निर्माण होता है तो सिस्टम की एंट्रोपी में इंक्रीज होता है, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, बढ़ने का मतलब पॉजिटिव होती है, तो सिस्टम का, तंत्र का स्थायित्व बढ़ता है। इसीलिए जो द्विदंतुक लिगेंड है या जो बहुदंतुक लिगेंड है जिनमें कीलेट वलियों का निर्माण होता है, उनके कॉम्प्लेक्स, उनके संकुल एक दंतुक लिगेंडों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब अगर अपन देखें तो अपन ने इतनी बात कर दी कि कीलेट यौगिकों का जब भी निर्माण होगा
तो स्थायित्व बढ़ेगा। कोई आपसे पूछे भाई स्थायित्व क्यों बढ़ेगा, तो मैंने आपको रीजन बता दिया। डेल्टा एस एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तो सिस्टम की ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरी बात, जैसे जैसे कीलेट वलियों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स इंक्रीज होंगी, वैसे वैसे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे मेरे पास ये वाला 4th पॉइंट हो गया, तो जैसे जैसे कीलेट वलियों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे कीलेट वलियों की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे कीलेट वलियों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, वैसे वैसे संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। कीलेट वलियों की संख्या जैसे जैसे क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे ओवरऑल स्टेबिलिटी सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मेरे पास कॉम्प्लेक्स है CR NH3 पॉजिटिव, इसमें अपने को याद रखना है मेटल एटम भी सेम लेना है और मेटल एटम की ऑक्सीकरण संख्या भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास क्रोमियम है और क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास +3 है इस कॉम्प्लेक्स में, तो एक कॉम्प्लेक्स ये हो गया हमारे पास। अब अगर अपन बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स में अपन ने कॉम्प्लेक्स बी, इसमें अपन ने क्या किया, अपन ने एक इन को इंट्रोड्यूस किया तो 2 अमोनिया हटाएंगे, समन्वय संख्या उतनी रखनी है 6 की 6, तो क्रोमियम 2 अमोनिया कम कर दी और एक क्या लगा दिया अपन ने, एथिलीन डाइअमीन, एक कॉम्प्लेक्स बी हो गया, समन्वय संख्या वापस वही 6 की 6, क्योंकि इन क्या है, द्विदंतुक लिगेंड और अमोनिया क्या है, एक दंतुक लिगेंड, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो अमोनिया बनाएगी और एक इन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, तो समन्वय संख्या वही 6 की 6। तो एक कॉम्प्लेक्स हो गया बी, एक कॉम्प्लेक्स सी हमारे पास हो गया। इसमें वापस अपन क्या करें, इसमें वापस अपन 2 अमोनिया हटाकर और एक इन और लगा दें, तो एक कॉम्प्लेक्स ये हो गया CR NH3 और एथिलीन डाइअमीन को अपन ने एक और बढ़ा दिया, वापस से समन्वय संख्या 6, एथिलीन डाइअमीन बताने की जरूरत नहीं है, द्विदंतुक लिगेंड है, तो 2 × 2 4 और 2 अमोनिया, तो समन्वय संख्या वापस वही 6। और एक कॉम्प्लेक्स में अपन क्या करें, अब डी वाले में अपन वापस 2 अमोनिया हटाएं, 2 अमोनिया हटाएंगे तो एक एक इन लगाएंगे, तो अपन ने अब सारी अमोनिया हटा दी और तीनों एथिलीन डाइअमीन लगा दी, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ABCD 4 कॉम्प्लेक्स हो गए। इसमें पहले वाले कॉम्प्लेक्स में आप बताओ मुझे, कीलेट वलियों की संख्या कितनी होगी बेटा, पहले वाले कॉम्प्लेक्स में 0, क्यों, अमोनिया क्या कोई कीलेट, क्या कोई एक दंतुक लिगेंड कोई कीलेट यौगिक बनाता है क्या, नहीं बनाता। तो पहले वाले यौगिक में या पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कीलेट वलियों की संख्या 0, इसमें कीलेट सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में कीलेट वलियों की संख्या 1, क्यों, एथिलीन डाइअमीन क्या है, द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड है तो इसकी दंतुकता 2, तो नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स या कीलेट वलियों की संख्या दंतुकता -1, तो द्विदंतुक लिगेंड है तो एक कीलेट वलय बनाएगा। इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो कैसे बनाओगे, क्रोमियम क्रोमियम से 4 तो अमोनिया जुड़ी हुई है, एक NH3,
दूसरी NH3, तीसरी NH3 और चौथी NH3 और एक एथिलीन डाइअमीन। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये एक रिंग हो गई, ये वाली कीलेट वाले हो गई। ये क्या है, क्रोमियम। यहां पर क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2। मैंने पूरा नहीं लिखा, नहीं तो ये क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2। तो एक कीलेट वाले ये बन गई। तो नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स या कीलेट वलियों की संख्या इसमें एक। इसमें समझ गए होंगे आप लोग, कीलेट वलियों की संख्या 2। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो अपन क्या करें, वापस से एक ईन और अपन ने बढ़ा दी, और एक ईन बढ़ा दी तो अपन ने वापस से 2 अमोनिया को हटा दिया। तो एक NH3, दूसरी NH3, एक एथिलीन डाइअमीन ये, और एक एथिलीन डाइअमीन ये कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें कितनी कीलेट वाले हो गई, एक तो ये वाली और एक कीलेट वाले ये, 2 कीलेट वाले हो गई। और यहां पर कीलेट वालियों की संख्या 3 हो गई। इसको अपन कैसे बनाएंगे, आखिरी वाला कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, क्रोमियम, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो वही रहेंगे, सेम, समन्वय संख्या सेम है। एक एथिलीन डाइअमीन, दूसरी एथिलीन डाइअमीन और ये तीसरी एथिलीन डाइअमीन। ये मैं अपन सब समन्वय संख्या में पढ़ के आ चुके हैं। तो ये नंबर ऑफ कीलेट वाले कितनी बनाएगा, 3। तो आप मेरे को ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ। तो ए के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, कॉम्प्लेक्स ए के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा, कॉम्प्लेक्स बी के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स सी की स्टेबिलिटी ज़्यादा, और कॉम्प्लेक्स सी के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स डी की स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसका मतलब ये किसका ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया हमारे पास स्थायित्व का। ये हमारे पास किसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो अपन ने क्या बात कही, अपन ने कहा जैसे जैसे कीलेट वलियों की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे कीलेट वलियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स की या संकुल का जो स्थायित्व है वो बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास कोबाल्ट है और वो EDT है। ये कॉम्प्लेक्स है और एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का एथिलीन डाइअमीन के साथ। समन्वय संख्या यहां पर हमारे पास 6, यहां पर भी हमारे पास समन्वय संख्या 6, क्योंकि EDT है 4- एक षटदंतुक लिगैंड है और दोनों जगह कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या +3। कैसे निकालोगे, निकाल लोगे अब तो। EDTA पे चार्ज बताओ, हाँ सही कहा आपने, -4। तो कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण संख्या x मान लूँ तो x + 4 इंटू -1, या सिंपल -4 = -1, क्योंकि EDTA एक ही है। तो x = उधर जाएगा तो कितना हो गया, +3। तो इसमें कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास कितना हो गया, +3 इस कॉम्प्लेक्स में। ऐसे ही सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर A मान लें, इसको अपन B मान लें। इसमें एथिलीन डाइअमीन न्यूट्रल लिगैंड उदासीन, कोबाल्ट पे ऑक्सीकरण अवस्था, तो x मान लूँ तो x + 3 × 0, संकुल पे चार्ज +3। तो दोनों में कोबाल्ट पे हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3, और दोनों में समन्वय संख्या 6। इसमें भी समन्वय संख्या 6, इसमें भी समन्वय संख्या 6। क्यों, क्योंकि ये षटदंतुक लिगैंड है। षटदंतुक लिगैंड है तो ये
6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कोबाल्ट +3 के साथ, 4 तो दाता ऑक्सीजन परमाणु और 2 दाता नाइट्रोजन परमाणु। EDTA 4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको बता ही चुका हूं, फिर से लिख देता हूं आपको। CH2 N, कई बार लिख दिया आपको स्ट्रक्चर, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, N CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। कितने दाता परमाणु हो गए? 2 तो दाता नाइट्रोजन परमाणु और 4 दाता ऑक्सीजन परमाणु, 1 2 3 और ये 4। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? EDTA 4- का एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन या टेट्रा एसीटेटो आयन। ये षटदंतुक लिगेंड है, इसका मतलब इसकी दंतुकता 6 है और इसकी दंतुकता 6 है। इसकी दंतुकता क्या है? इसकी दंतुकता 6 है। क्यों? इसमें डोनर एटम्स दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है? 6। तो ये कितनी कीलेट वलय बनाएगा? 5, क्योंकि अभी हाल बताया मैंने आपको कीलेट वलियों की संख्या, कीलेट वलियों की संख्या, कीलेट वलियों की संख्या, दंतुकता -1, तो ये षटदंतुक है, षटदंतुक है तो इसकी दंतुकता 6 तो -1, तो नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स कितनी बनाएगा? ये 5 कीलेट वलय बनाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स कितनी बनेंगी? इसमें कीलेट वलियों की संख्या नीचे ऐसे लिख देता हूं 5, तो इसमें 5 कीलेट वलय बनेंगे। जबकि अगर अपन एथिलीन डाइअमीन की बात करें तो 3 एथिलीन डाइअमीन है, तो 1 एथिलीन डाइअमीन इन दंतुकता 2, तो 1 एथिलीन डाइअमीन एक ही रिंग बनाएगी, तो 3 है, तो हमारे पास 3 कीलेट वलय बन गई, 3 कीलेट वलय बन गई। 1 कीलेट वलय तो ये, 1 कीलेट वलय ये और 1 कीलेट वलय ये। तो यहां पर हमारे पास इन क्या है? द्विदंतुक लिगेंड, और द्विदंतुक लिगेंड है तो उसके लिए नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स, दंतुकता -1, तो एथिलीन डाइअमीन की दंतुकता 2, तो 2 - 1, तो इसका मतलब एक जो इन है वो एक ही रिंग बनाएगी, तो 3 अपन ने एथिलीन डाइअमीन को 3 लिया है, तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें नंबर ऑफ कीलेट वलय, कीलेट रिंग्स कितनी है? 3। आपको अभी हाल बताया जिसमें कीलेट वलियों की संख्या ज्यादा होगी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर अपन कॉम्प्लेक्स ए और बी के स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो अपन ये बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ए इट इज मच मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू कॉम्प्लेक्स बी। बी के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स ए जो है उसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स ज़्यादा है, या नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स दे आर मोर इन कॉम्प्लेक्स ए देन इन कॉम्प्लेक्स नंबर बी। तो सिंपल बात कि जैसे जैसे कीलेट वलियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे स्थायित्व बढ़ता जाएगा। इतनी अपन ने बात करी। अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको। ये सारे स्ट्रक्चर्स बता चुका हूं मैं EDTA वगैरह के, लेकिन फिर से लिखने का मतलब इसलिए कि भाई अपन जितना वापस से रिवाइज करेंगे चीज़ों को तो उतनी ज़्यादा चीज़ें वापस से माइंड में आएंगी। केमिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इनमें खासकर रिवीजन खूब करना पड़ता है, क्योंकि जितना अपन रिवीजन करेंगे स्टूडेंट्स तो उतना ज़्यादा सब्जेक्ट क्लियर होगा। आपने सोचा होगा सर EDTA का स्ट्रक्चर पहले ही आप बता चुके हो फिर क्यों लिखा? क्योंकि जब टीचर वापस बताता है तो पुरानी चीज़ें अपने दिमाग में रिकॉल होती जाती हैं, तो जितना अपन रिवाइज करेंगे चीज़ों को उतना अपने लिए बेटर रहेगा। अब अगर अपन बात करें तो एक पॉइंट और है कीलेट यौगिकों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? हाइड्राजीन NH2 आप सभी जानते हैं एक प्रबलतम अपचायक है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया में पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन।
हाइड्राजीन, ये कभी भी कीलेटी कारक के रूप में काम नहीं करेगा, यह कभी भी कीलेटी कारक की भांति कार्य नहीं करेगा, कीलेटी कारक की भांति कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा स्टूडेंट्स? ऐसा लग रहा है इसमें भी दो दाता परमाणु है, एक दाता नाइट्रोजन परमाणु ये और एक ये, दोनों के पास लोन पेयर है। लेकिन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब दोनों नाइट्रोजन अपना लोन पेयर मेटल को देंगे, एम हमारे पास मेटल एटम है, ये एम कोई धातु परमाणु है एम, तो हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1 2 3, 3 मेंबर्ड रिंग बनी। 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है, उसमें एंगल स्ट्रेन रहता है, तनाव रहता है, और अगर एंगल स्ट्रेन रहेगा तो उस एंगल स्ट्रेन के कारण रिंग ब्रेकअप हो जाएगी। तो अपन बोलते हैं इट फॉर्म्स 3 मेंबर्ड अनस्टेबल रिंग, इट फॉर्म्स 3 मेंबर्ड unstable ring, it forms 3 membered unstable ring due to angle strain। तीन सदस्यीय मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, 3 सदस्यीय अस्थायी रिंग बनाएगा क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेन रहेगा, और एंगल स्ट्रेन रहेगा तो ये फट से रिंग ब्रेकअप हो जाएगी, और जब ये ब्रेकअप हो जाएगी, टूट जाएगी, तो ये कभी भी कीलेट यौगिक नहीं बनाएगा या ये कीलेटिक कारक के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्राजीन इट डू नॉट फॉर्म चीलेट कंपाउंड्स बिकॉज इट फॉर्म्स ए हाईली अनस्टेबल, बिकॉज इट फॉर्म्स ए हाईली अनस्टेबल 3 मेंबर्ड अनस्टेबल रिंग। ये एक 3 सदस्यीय अस्थायी वलय का निर्माण करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया स्टूडेंट। तो हाइड्राजीन कभी भी कीलेटी कारक की भांति कार्य नहीं करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिख दिया है। तो ये हमारे पास जो है ये कीलेटी कारक के रूप में कार्य नहीं करेगा बिकॉज इट विल फॉर्म ए 3 मेंबर्ड अनस्टेबल रिंग ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो अपन बोलते हैं जिन द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक लिगेंडों में ऑलरेडी अनुनाद होता है तो वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। कीलेट यौगिक तो बनाएंगे ही सही, लेकिन उनमें रेजोनेंस के कारण भी, अनुनाद के कारण भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है किसका, एसिटाइल एसीटोनेटो का, बताने की जरूरत नहीं है, इसको अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ACAC, एसिटाइल एसीटोनेटो। 2 दाता ऑक्सीजन परमाणु, अब इसमें रेजोनेंस है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये हो गया। ये कितनी मेंबर्ड रिंग बना रहा है, मेटल से गिने तो 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर्ड रिंग तो ये बन गई हमारे पास। और क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उस दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो बताने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर गए, ये वाला पाई बॉन्ड इधर टूटा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण, डीलोकलाइजेशन, और डीलोकलाइजेशन हो गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये O नेगेटिव, ये मेटल एटम M है ही सही, और ये CH3, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया।
6 मेंबर्ड चीलेट रिंग या कीलेट रिंग है ही सही, लेकिन अपन बोलते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें कीलेट प्रभाव के कारण स्थायित्व तो बढ़ेगा ही सही, तो कीलेट प्रभाव तो बढ़ाएगा ही सही स्थायित्व, लेकिन इसमें अनुनाद भी हो रहा है। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में कीलेट वलय तो बन ही रही है, लेकिन उनके साथ साथ अगर अनुनाद भी हो रहा है तो उनमें स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे एसिटाइल एसीटोनेटों के अंदर अगर अपन बात करें तो हमारे पास कीलेट वलय का तो निर्माण कर ही रहा है, साथ ही साथ इसमें अनुनाद हो रहा है, तो अनुनाद के कारण स्टेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद एक पॉइंट और है, ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। कीलेट वलियों से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर निकल +2 आयन का गुणात्मक विश्लेषण होता है, मेरे पास अगर निकल +2 आयन है, NiCl के रूप में ले लिया मैंने उसको, तो मेरे पास अगर डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीम है, सब बता चुका हूं आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में, इसको अपन बोलते हैं डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीम, डाईमेथिल, इंग्लिश में डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीम, हिंदी में डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीम DMG। और हमारे पास अगर सॉल्यूशन एल्कलाइन हो, एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम हो, तो ये डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीम निकल +2 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और उस कॉम्प्लेक्स में 4 कीलेट वलय का निर्माण होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को अपन, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, NH4OH को मैं एरो के ऊपर लिख देता हूँ, एक ही बात है, NH4OH के अपन एरो के ऊपर लिख दें बेसिक मीडियम में, ताकि अपने पास जगह मिल जाए। और अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स में हमारे को बोलते हैं एक तो कि इसका रंग कैसा होता है, रोजी रेड प्रेसिपिटेट, गुलाबी लाल रंग का अवक्षेप, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, हिंदी में गुलाबी लाल रंग का अवक्षेप इस संकुल का, गुलाबी लाल रंग का अवक्षेप का अवक्षेप। और इसको स्कारलेट रेड, कई बुक्स में इसको और क्या दे रखा है, सिंदूरी लाल रंग का कॉम्प्लेक्स, स्कारलेट रेड कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में अगर अपन बात करें तो हमारे पास अंतः अणु हाइड्रोजन बंधुता है, इतना अपन केमिकल बॉन्डिंग में जानते ही हैं। अगर एक ही अणु में हाइड्रोजन बंधुता हो तो उसको बोलते हैं अंतः अणु हाइड्रोजन बंधुता, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें 4 कीलेट वलय बन गई,
एक कीलेट वाले, निकल से गिनना स्टार्ट करता हूं। निकल सेंट्रल मेटल एटम है। 1 2 3 4 5। एक 5 मेंबर्ड कीलेट वाले तो ये बन गई, एक 5 मेंबर्ड कीलेट वाले ये बन गई। 1 2 3 4 5। एक 5 मेंबर्ड कीलेट वाले ये बन गई। और जिस कीलेट वलय में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंधुता है वो 6 मेंबर्ड है, 6 सदस्य वलय। गिनना स्टार्ट करते हैं। निकल से, निकल सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, एक, दूसरा परमाणु नाइट्रोजन, तो 1 2 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4 5 और ये 6, ये नाइट्रोजन। मतलब ये कौन सी रिंग हो गई? 6 मेंबर्ड रिंग हो गई ये वाली। ऐसे ही इसके नीचे वाली रिंग देखो आप लोग। एक, निकल से गिनना स्टार्ट करें। 1 2, दूसरा परमाणु नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, 3 4 5 और 6, ये 6 सदस्यीय कीलेट वाले ये बन गई। तो इस रोजी रेड प्रेसिपिटेट में जो डाईमिथाइल क्षारीय माध्यम में बनाती है ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है रोजी रेड प्रेसिपिटेट। इसमें जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था कि टोटल नंबर ऑफ कीलेट वलय या कुल कीलेट वलियों की संख्या कितनी होगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कुल कीलेट वलियों की संख्या इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4। 2 कीलेट वाले तो कौन सी है? 5 सदस्य। और 2 कीलेट वाले क्या हो गई? 6 सदस्य। ये हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। दूसरी बात, आगे पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूं वैसे तो, आगे पढ़ेंगे वीबीटी में पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें निकल के रेस्पेक्ट में संकरण होता है DsP2। अभी अपन पढ़ेंगे ये DsP2 संकरण होता है इस कॉम्प्लेक्स में। किसके सापेक्ष में? केंद्रीय धातु परमाणु जो निकल है, ज्यामिति आती है इसकी वर्ग समतली, स्क्वायर प्लेनर। वर्ग समतली, इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर। और इस कॉम्प्लेक्स की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकी। इंग्लिश में बोलते हैं डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कीलेट सदस्यों में या कीलेट वलियों में। रोजी रेड प्रेसिपिटेट, कई बुक्स में इसको और क्या दे रखा है? स्कारलेट रेड। ज़्यादा करेक्ट तो वैसे रोजी रेड है, लेकिन कई बुक्स में इसको स्कारलेट रेड कॉम्प्लेक्स भी दे रखा है। हिंदी में सिंदूरी लाल रंग का संकुल, सिंदूरी लाल रंग का संकुल, स्कारलेट रेड मतलब सिंदूरी लाल रंग का, या अपन इसको रोजी रेड प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। तो इसमें और डाईमिथाइल आप लोग समझ गए होंगे कैसे आया है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बोलता हूं, ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसको अपन कैसे प्राप्त करते हैं वापस से मैं आप बोलता हूं, बता चुका हूं, फिर से वापस से रिपीट करता हूं इस बात को। तो सबसे पहले तो इस कॉम्प्लेक्स को आप लोग दिलो दिमाग में फिट कर लो।
सबसे पहले तो इस कॉम्प्लेक्स को मैं वापस से बना रहा हूँ। इस कॉम्प्लेक्स को अपन दिलो दिमाग में फिट कर लें, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स हो गया, जो अभी बताया था, वापस से इसको अपन ने बना दिया। ये हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स हो गया, रोजी रेड प्रेसिपिटेट, जिसमें इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग है। उसमें एक तो 6 सदस्यीय वलय है, एक 6 सदस्यीय वलय है, और ये दो वलय हमारे पास हो गई 5 मेंबर, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो टोटल नंबर ऑफ कीलेट वलय हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स हमारे पास हो गई 4। अब अगर अपन देखें तो डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम, उसको अपन कैसे प्राप्त करते हैं ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। मैंने आपसे कहा था कोई भी अगर कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल यौगिक की अगर अपन रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करें, हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन को ऐसे लिख दिया और मैंने वाटर को एलिमिनेट कर दिया, वाटर निकाल दिया, तो ये हो गया मेरे पास C डबल बॉन्ड NOH। इसको अपन ऑक्सीम बोलते हैं, इसको अपन ऑक्सीम बोलते हैं। तो कोई भी कार्बोनिल यौगिक लें और उसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करें तो अपने को ऑक्सीम मिलेगी। क्लियर है? ऑक्सीम में क्या होगा? C डबल बॉन्ड NOH। जैसे अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेकर चलता हूँ HCHO, तो मुझे मिलेगी फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीम। अगर मैं एसिटल्डिहाइड लेकर चलता हूँ तो मेरे को मिलती है एसिटल्डिहाइड ऑक्सीम। अगर मैं एसीटोन लेकर चलता हूँ तो मेरे को मिलेगी एसीटोन ऑक्सीम। तो कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, अपन उसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करते हैं तो अपने को ऑक्सीम मिलती है। और ऑक्सीम में क्या होता है? C डबल बॉन्ड NOH होता है, ये ऑक्सीम होती है। पहले ही बताया था, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीम, तो वापस से बोलता हूं। अब अपन ने क्या किया? अपन ने लिया ब्यूटेन 2,3 डाइऑन, ब्यूटेन 2,3 डाइऑन CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया? ब्यूटेन 2,3 डाइऑन, 1 2 3 4, 2 और 3 पे ऑन है, तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑन। इसका रिएक्शन अपन ने 2 मोल हाइड्रोक्सिल अमीन से करा, हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, NH2OH। संगनन कर दूं, संगनन मतलब एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल को हटाना। तो एक H2O का मॉलिक्यूल इधर से हट गया और एक H2O का मॉलिक्यूल इधर से हट गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। और जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए तो हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीम CH3 C डबल बॉन्ड NOH CH3 C डबल बॉन्ड NOH। इसको स्टूडेंट्स अपन क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीम, डाई मिथाइल डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीम। तो हमारे पास डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीम हो गई, और जब वो निकल +2 आयन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास एक रोजी रेड कॉम्प्लेक्स या स्कारलेट रेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये निकल +2 आयन के गुणात्मक विश्लेषण के लिए पाया जाता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स या कुल कीलेट वलयों की संख्या 4, 2 तो 6 सदस्यीय और 2 5 सदस्यीय। निकल +2 में, ये अपन आगे भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत में पढ़ेंगे, इसमें निकल +2 के सापेक्ष में संकरण हमारे पास होगा DsP2, लिखा भी था, मिटा दिया था अभी। संकरण DsP2
ज्यामिति वर्ग समतली, इंग्लिश में स्क्वायर प्लेनर, और इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकी। ये हमारा आज का जो लेक्चर था स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर अपना कीलेट वलियों या कीलेट यौगिकों के ऊपर था। अब अगले लेक्चर पे अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। तो अपन अगले लेक्चर पे अब कंटिन्यू करेंगे कार्ब धात्विक यौगिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज अपन ने कीलेट यौगिकों को पढ़ा। थैंक यू।